सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला है पॉलिटी का, है ना। एसएससी जीडी के जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसमें हम ज्योग्राफी कर चुके हैं, हिस्ट्री कर चुके हैं कल, और आज पॉलिटी करने वाला है। और आज ही शाम को क्या करेंगे, स्पोर्ट्स के सारे क्वेश्चंस करेंगे, और कल इतने टाइम साइंस के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। टुक 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 टुक। ये जो हम लोग क्वेश्चन, स्क्रीन चिपक गई क्या? अब बता भी नहीं रहा है। अभी हम शुरू कर देते हैं तो ऐसे ही चिपक जाती है स्क्रीन। देख रहे हो स्क्रीन चल नहीं रही है, लेकिन तुम लोग हो अभी शांति से बैठे हो। जब शुरू कर देंगे 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे तब बोलोगे सर सुनो सुनो, देखो इधर देखो, सर तो आज अपनी मस्ती में मस्त है ना। अभी किसी को होश नहीं आ रहा है। साउंड खेलते हैं, बिल्कुल खेलेंगे। ओनली 6 मिनट्स लेट, यस। हाँ जी, तो रिकॉर्ड भाई हर सेशन को रिकॉर्ड नहीं करना होता है। मिस्ट्री बेटा सुन देख लीजिए, हम साउंड खेलते हैं, ठीक। मिल गई शांति कलेजे को। अभी शुरू कर लें। हाँ, रिकॉर्डिंग मतलब एक चीज़ को हमने टोका तो तुम हर चीज़ को टोकोगे। रिकॉर्डिंग, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग नहीं होती है। हाँ, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करो फिर इसी खुशी में। और हाँ, हैप्पी वीमेंस डे सभी को, सभी वीमेंस को, या फिर फ्यूचर वीमेंस को। क्या बुलाती है मगर जाने का नहीं मतलब। चलो सर, आज कीर्तन नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, कीर्तन ख़त्म हो गया, शायद मूर्ति स्थापन हो गया। सर लाइव है क्या आप? अरे नहीं भाई, लाइव कहाँ है? लाइव थोड़ी ना है, रिकॉर्डेड चल रहा है। वो तो बस मुझे तुम्हारा कमेंट ऐसे दिख गया। पहला, हु अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटीज एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल ऑन रोटेशन बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। देखिए, जोनल काउंसिल क्या होती है, ठीक है। तो जोनल, एक सेकंड, तो जोनल काउंसिल क्या चीज़ होती है, ये बहुत आसान सा है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, एक इंटर स्टेट काउंसिल होती है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं एक इंटर स्टेट काउंसिल होती है, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद बोलते हैं। ये आर्टिकल नंबर 263 अनुच्छेद नंबर 263 के तहत बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें प्राइम मिनिस्टर होता है हमारा, ठीक है, प्रेसिडेंट बनाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इसमें चेयरपर्सन होता है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर होते हैं ऑल स्टेट्स के, ये मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ऑफ ऑल स्टेट्स। और जिन स्टेट में सीएम नहीं है, जैसे यूटी में फॉर एग्जांपल दिल्ली वगैरह में, तो वहाँ पे के एलजी आएंगे, लेफ्टिनेंट, सॉरी मतलब जहाँ पे हैं सीएम यूटी के वहाँ के तो आएंगे, लेकिन जहाँ के नहीं है वहाँ के एलजी, दैट इज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर आएंगे। देन यहाँ पे 6 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स को, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं, जिनको कि नॉमिनेट किया जाता है बाई प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर। तो ये इंटर स्टेट काउंसिल होती है आर्टिकल 263 में, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसी तरह अगर हम देखें तो जोनल काउंसिल होती हैं रीजनल लेवल पर। टोटल 5 जोनल काउंसिल हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। लेकिन ये क्या है, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इनको बनाया जाता है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, 1956 का जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उससे। अब इसमें जो चेयरमैन होता है, ठीक है, जो चेयरमैन होता है वो होम मिनिस्टर होता है, ठीक है, होम मिनिस्टर होता है, गृह मंत्री होता है। और जो बाकी चीफ मिनिस्टर जो आपके मेंबर्स होंगे, वो रोटेशन में वाइस चेयरमैन बनते हैं, ठीक है। कौन? चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, 1 साल के लिए, ऑप्शन नंबर सी। टोटल 5 है और स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, क्योंकि आपके एक एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुई है, अनलाइक द इंटर स्टेट काउंसिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, एक नॉर्थ ईस्ट की जोनल काउंसिल अलग है,
नॉर्थ ईस्ट की जोनल काउंसिल अलग है उनका, मतलब कि जितनी हमारी 5 जोनल काउंसिल हैं वो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बनी है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की काउंसिल जो है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का जो एक्ट है 1972 का, उसके थ्रू बनी है। तो टोटल एक तरह से 6 हैं जोनल काउंसिल, 5 तो ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू बनी है और एक का नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, नॉर्थ ईस्ट वाले का अपना एक अलग से एक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 हैड हाउ मेनी शेड्यूल्स, तो कितने अनुसूचियाँ हैं 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था। अब कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन सा क्या था ऐसा विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, क्या हमने पढ़ा था बताओ, कौन सा पेपर था वो कल पढ़ा था हमने। तो इसमें 10 शेड्यूल्स थे। एट प्रेजेंट कितने शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? एट प्रेजेंट हैं इतने। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब संविधान बना था तो इतने थे, ठीक है। ओरिजिनली, हाँ हम लिख सकते हैं ओरिजिनली, मूलतः। और आई थिंक आज सीपीओ का पेपर भी है मेंस का, तो यार बेस्ट लक, बेस्ट ऑफ लक तो विश कर ही सकते हैं। क्यों, रुक जाओ थोड़ा सा, टेलीग्राम से होके आए थोड़ा, बेस्ट ऑफ लक विश कर दें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल सीपीओ एस्पिरेंट्स appearing for मेंस टुडे। ये हुई ना बात, एक स्माइली बना दें जरा, रुको जरा, ये ठीक है अभी। चलो, तो ओरिजिनली जो है 8 और एट प्रेजेंट कितने हैं? 12। मुझे लगा मैं ही गलत हो गया, ओ हो, बड़े दुख की बात है। चलो भाई, लक के ऊपर मत बोलिए सर। क्यों भाई, लक के ऊपर क्यों नहीं बोला? तो ये वाइट पेपर, ठीक है, वाइट पेपर पब्लिश हुआ था। और वाइट पेपर कैसे बना था? तो तुम बोलोगे सर सफ़ेद रंग डाल के हैं। बेटा वाइट पेपर यहाँ पर जो 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, 3rd RTC है ना सर, विशेष शुड बी ऑल द बेस्ट नॉट ऑन लक, ओके, ऑल द बेस्ट, ओके ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल CPR। अच्छा, तो बेस्ट ऑफ मतलब ऑल द बेस्ट लिखना था, ओके 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 ठीक है। तो 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वाइट पेपर पब्लिश हुआ था, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बना था। अब कमेंट करके ये बताइए कि कल मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई थी, आपको बतानी है। हम यहाँ शेड्यूल्स डिस्कस कर लें क्या? रैंडम डिस्कशन कर लें, या फिर चलो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी 8वीं अनुसूची है, ठीक है, 8th शेड्यूल है, उसी को डिस्कस क्यों ना कर लें। तो उसमें कितनी लैंग्वेजेस हैं और कौन सी लैंग्वेज को किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ये आपको बता देना है, ठीक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में मैंने बताया था आपको कि इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही थी, अखिल भारतीय संघ, जो कभी एक्चुअल में आया नहीं एग्जिस्टेंस में। इसने प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी थी, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी थी, यानी स्वायत्ता दे दी थी। क्यों? क्योंकि वहाँ से डायरकी को हटा दिया गया था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाया गया था 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में, और इट फॉर्म्ड द बेसिस स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा संविधान का मूल ढांचा है वो एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही कहीं ना कहीं प्रभावित है, ठीक है, क्लियर। अब 8th शेड्यूल में अगर हम बात करेंगे तो टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं? 14 थी, अभी कितनी हैं? 22 हैं, ठीक है। 14 लैंग्वेजेस थी टोटल, और अभी हैं टोटल 22 लैंग्वेजेस, क्लियर। अब अगर हम इसमें बात करेंगे, अमेंडमेंट हुए हैं, अमेंडमेंट से ऐड मतलब ये 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो एक तो 21st अमेंडमेंट हुआ है, एक 71st अमेंडमेंट हुआ है, और एक 92nd अमेंडमेंट हुआ है। 21st अमेंडमेंट से सिंधी को जोड़ा गया था, 71st अमेंडमेंट से KNM को जोड़ा गया था, दैट इज़ कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को, और 92nd से तो आप जानते ही हैं, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं, बोडो, डोगरी, संथली और मैथिली, क्लियर, BDSM, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज द इंडियन प्रेस एक्ट अ लॉ दैट ग्रांटेड द गवर्नमेंट, और हाँ ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि भाई पहले 8 थे शेड्यूल्स, अभी 12 हैं, तो जो 9th शेड्यूल है उसको किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया? 9th वाले को, 10th वाले को, 11th वाले को एंड 12th वाले को, इनको किस किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया? इन विच ईयर वॉज द इंडियन प्रेस एक्ट अ लॉ दैट granted
द गवर्नमेंट एक्सटेंसिव पावर टू कंट्रोल द प्रेस इन इंडिया पास्ट। तो भारतीय प्रेस अधिनियम जो सरकार को भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है, किस वर्ष में पारित किया गया था? 1910, 11, 12 या 13? तो सही उत्तर होगा इसका 1910। अच्छा, एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि कौन से एक्ट को मेटकाफ एक्ट बोलते हैं? मेटकाफ जो है गवर्नर जनरल जो था, उसको हम लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के नाम से जानते हैं, है ना? तो कौन सा एक्ट इसके टाइम पे पास हुआ था जिसको मेटकाफ एक्ट बोलते हैं? तो इनको हमने किस अमेंडमेंट से जो ऐड किया था? तो 9th शेड्यूल को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1951, 1951 में जो पहला देश का संविधान संशोधन हुआ था, 10th वाले को 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया थ्रू दी 52nd अमेंडमेंट। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट। अच्छा, वो तो लिख ही दिया है, 1985 ईयर लिखना है। ठीक है, 1985। 11th की अगर बात करेंगे तो 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992, लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ था 1993 में, और 74th अमेंडमेंट अगेन 1992 का। ये बात करता है आपका रिगार्डिंग दी एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी जो लॉज हैं। 10th बात करता है आपका, और कौन से केस को हम 9th शेड्यूल केस के नाम से जानते हैं? 10th शेड्यूल जो है ये डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से, दल बदल विरोधी कानून से। और कौन डिसाइड करता है डिफेक्शन का डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि कोई डिफेक्शन के ग्राउंड में डिस्क्वालिफाइड है नहीं है, कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करेगा, अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पे तो लोकसभा का स्पीकर, और अगर स्टेट लेवल की बात है तो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर। 11th इसमें क्या? तो भाई ये तो आपको पता है, पंचायत। 29 फंक्शनल मैटर्स हैं। और जो 12th शेड्यूल है ये किसकी बात करता है? म्यूनिसिपैलिटीज़, जिसमें कि 18 फंक्शनल आइटम्स हैं। तो ये बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज़ की। ठीक। अब कुछ लोग लिख रहे हैं गोलकनाथ केस। बेटा बहुत मार खाओगे, हर चीज़ में गोलकनाथ और केशव नंदा भारती को मत ऐड कर दिया करो। अभी तक वही मैं देख रहा हूँ, एक भी सही आंसर नहीं दिख रहा है मुझे, एक भी सही आंसर नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल। IR कोहेलो केस, ठीक है, IR कोहेलो केस होगा, ध्यान रखिएगा, जिसमें उसने बोला था क्या, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जुडिशियल जो रिव्यू है ना, एक तरह से वही बोला उसने, क्योंकि इसमें ये था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो 9th शेड्यूल है, कि भाई इसमें कोई भी अगर लॉ पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का डल गया, ठीक है, तो वो उसको जुडिशियरी रिव्यू नहीं कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भैया, जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको आप वापस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ में गोलकनंदा और केशव नंदा को पकड़ के मत चला करो कि जिसमें आए गोलकनाथ ने, अच्छा दूसरा देते हैं केशव नंदा भारती। देखो इसको चेक करो जरा, सही है क्या? बट यहाँ तुम बता दे रहे हैं, वहाँ कौन बताएगा? नेहरू के टाइम पे हुआ था केस, तो काफ़ी बात का। बिल्कुल, केशव नंदा भारती केस में आपका ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ये निकल के आया था। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। ये केशव नंदा भारती केस में निकल के आया था, KBC केस ऑफ 1973। ठीक है, और एक IR कोहेलो 2009 का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और मेटकाफ एक्ट है आपका इंडियन प्रेस एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1835, 1835 का। 4th, which of the following rights is considered a component of the right to life and personal liberty? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, या फिर राइट टू प्राइवेसी? तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो भाई देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल नंबर 19 में, राइट टू इक्वालिटी तो राइट ऑफ इक्वालिटी है आर्टिकल नंबर 14 में, राइट टू प्रॉपर्टी तो राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 300A में, राइट टू प्राइवेसी ये राइट टू लाइफ का एक कॉम्पोनेंट है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है यार ये तो। ठीक है, कि हमें पता है कि जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है किस पर्टिकुलर एक्ट उसमें आर्टिकल में आती है, तो ये आती है आर्टिकल नंबर 21 में, अनुच्छेद नंबर 21 में। अब इस ये बहुत वास्ट है, मतलब राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू स्लीप है, जी हाँ,
है ना। लेकिन ये क्या ना, घर में यार यूज़ नहीं होता। ऐसे तो बहुत सारे राइट हैं, सब फर्जी के राइट हैं। राइट टू स्लीप, अब क्या स्लीप, राइट टू स्लीप है। अब मुझे सोने का अधिकार है, लेकिन बगल वाले तो मेरे डीजे बजाते हैं। क्या सोने का अधिकार है? अब मैं फ़ोन करता हूँ तो पुलिस वाले डीजे वाले को मेरा नंबर दे आते हैं कि लो भाई इनसे बात कर लो, इनको दिक्कत हो रही है तुमसे। है तो ये तो राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू हेल्थ, अब क्या ही हेल्थ के बारे में बात करें। अभी आप चेक करो अपनी सिटी का PM2.5 और जो PM10 होता है, आपको पता चलेगा क्या राइट टू हेल्थ है। तो ये सब मतलब क्या है ना कि काफ़ी सारे राइट्स तो ऐसे हैं, किताबों में अच्छे लगते हैं संविधान की। आप तो बोलोगे कि इसमें राइट मतलब ठीक है मिल जाता है अधिकार, लेकिन उतने में तुम्हारा मतलब कितना समय, कितना पैसा, ये सारी चीज़ें भाई वही है ना कि जो जस्टिस आसानी से ना मिल सके वो जस्टिस जस्टिस नहीं है कि नहीं। अब जैसे मान लो वो बंदा है ना, वो अतुल सुभाष केस ले लो, राइट तो बहुत सारे हैं लेकिन नहीं मिला ना, तभी तो उसको बेचारे को सुसाइड करना पड़ा, क्योंकि जब जुडिशरी फेल हो गई तो काफ़ी सारे तो ऐसे ही बस लिखे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी। और चलो क्या है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इफ़ अ नेशनल इमरजेंसी, और एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको, जैसे कि जब हम राइट टू इक्वालिटी बात करते हैं, ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी तो एक ठीक है 14 हो गया, लेकिन आपका राइट टू इक्वालिटी 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है, 17 भी है और 18 भी है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि राइट टू इक्वालिटी में कितने राइट्स आते हैं, तो 5 आते हैं। इसमें क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं हो सकता है। इसमें क्या है, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब गवर्नमेंट जॉब की आएगी तो गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, 17 में आता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन। और आर्टिकल नंबर 18 में क्या है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, तो ये है। इसी तरह राइट टू जब फ्रीडम की बात करते हैं तो 19 में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। 20 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंसेस, जिसमें कि नो डबल जियोपार्डी आता है पहले तो। दूसरे नंबर पे क्या आता है, सॉरी पहले तो आता है नो एक्सपोज फैक्टो लॉ आता है। ये ऑर्डर पता होना चाहिए बिकॉज क्लॉजेज में लिखा हुआ है 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2 में नो डबल जियोपार्डी एंड 20 क्लॉज 3 में नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, यानी कि आपको आपके खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। 21 हमने डिस्कस किया अभी, राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी। 21A राइट टू फ्री प्राइमरी एजुकेशन, राइट। और आर्टिकल में 22 की अगर बात करेंगे तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो यहाँ तक है। इसमें भी आपके कितने राइट हैं अगर हम देखें तो इसमें भी 5 राइट्स हैं आपके, है ना, राइट टू इक्वलिटी की तरह। और कमेंट करके आप बता देंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये हमने किस कंट्री से बोरो किए हैं, किस पार्ट और किस आर्टिकल में हैं, कौन से भाग में हैं और कौन से अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। और ठीक है, इतना ही बता दो कौन सी कंट्री से लिए हैं, यूएस से लिए हैं। ठीक है, वहाँ पर इनको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं, यूएस के बिल ऑफ राइट्स। लेकिन सबसे पहले ये मैग्ना कार्टा के रूप में ओरिजिनेट हुए थे यूके में। ठीक है, मैग्ना कार्टा के रूप में। देन पार्ट की बात करेंगे, इट इज़ 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल है 12 से लेके 35 तक, 12 to 35। टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 हैं, ओरिजिनली 7th है। If a national emergency is in place under Article 352, then the Parliament can extend the term of the Legislative Assembly is for dash at a time. तो यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो संसद विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार में कितना बढ़ा सकती है, बताओ। सही है सभी का सर। कल मैंने छावा देखी, एक डाउट है औरंगजेब को लेकर, पूछूं क्या? मुंह बंद रखो अपना, आखिरी में पूछना, ठीक है। ये पॉलिटी क्लास चल रही है। इफ़ अ नेशनल इमरजेंसी इज़ इन प्लेस अंडर आर्टिकल 352, तो वही हो ना जो रोज़ क्रिकेट खेलने के लिए इनवाइट करते हैं उनको, आर्टिकल 352। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा यहाँ पे 1 साल। ठीक है, 1 ईयर एट अ टाइम। आर्टिकल 352 के तहत देखो हमें पता है कि लोकसभा का जो टेन्योर है और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का वो 5 साल का होता है। क्या इससे कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 5 दिन का भी हो सकता है कि सरकार बनी, 5 दिन बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, सरकार गिर गई। 5 दिन का भी हो सकता है, गिरी भी है, जैसे 13 दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही है। ठीक है, लेकिन क्या इससे ज़्यादा भी हो सकता है? हो सकता है एक केस में। वो केस ये है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो देश में अंडर आर्टिकल 352, तो उस केस में 1 ईयर एट अ टाइम, यानी कि अगर पार्लियामेंट अप्रूव कर दे तो 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। क्या फिर एक्सटेंड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए फिर पार्लियामेंट को अप्रूव करना होगा, पहला। दूसरा, इमरजेंसी भी लगी होनी चाहिए। एंड व्हेन नेशनल इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट, तो उसके 6 महीने के भीतर भीतर आपको चुनाव करवाने पड़ेंगे। ठीक है,
जैसे कि आज मान लो नेशनल इमरजेंसी रुक गई, ठीक है, तो आपको फिर 6 महीने में चुनाव करवाने पड़ेंगे अगर आपका टेन्योर 5 साल वाला कंप्लीट हो गया था तो, लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का तो, ठीक है। कमेंट में बताइए नेशनल इमरजेंसी जब लगी हो, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हो सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स that cannot be suspended, that cannot be suspended, कौन से सस्पेंड नहीं हो सकते हैं किसी भी केस में? तो ये होते हैं आपके 20 एंड 21, इनको कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है, और आपको पता है कि आर्म्ड रेबेलियन ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड नहीं था, आर्टिकल 352 में इसको जोड़ा गया है। किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया है? या फिर हम बोल सकते हैं इसको रिप्लेस किया गया है किसी और वर्ड से, मतलब कोई और वर्ड था इसकी जगह पे। तो ये अगर इस ग्राउंड में लगा हो तो 19 वाला भी सस्पेंड नहीं हो सकता, ये तो कभी नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी, क्योंकि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन के केस में लग सकती है, तो अगर इमरजेंसी इस केस में लगी है तो फिर 19 वाले जो 6 राइट मिले हुए हैं वो भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। और इससे पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड होता था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसको कि रिप्लेस किया गया है बाय द वर्ड आर्म्ड रेबेलियन थ्रू विच अमेंडमेंट? टू द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, क्योंकि 1976 में इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड में इमरजेंसी लगा दी थी। तो आगे फ्यूचर से ये कोई और सारे पॉलिटिशियंस और इन सब मीडिया पर्सनल्स को जेल में डाल दिया था, आपको पता है, जिसको लेके अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने किस दिन को संविधान का काला दिन मनाने, ब्लैक डे के रूप में सेलिब्रेट करने की घोषणा करी थी। तो वो फिर से ना हो सके, इसलिए 44th जो अगली सरकार आई उसने 44th अमेंडमेंट करके उस चीज़ को हटाया। एंड साथ ही साथ क्योंकि जब 1976 की इमरजेंसी लगी थी तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, और उनकी बिना मतलब एक तरह से उनको ही बोल दिया था कि भाई आप यहाँ पर इमरजेंसी लगा दो, ठीक है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगा दो, क्योंकि प्रेसिडेंट लगा सकता है, ठीक है। और उन्होंने वो बिना कैबिनेट के पूछे ही लगा दी थी उस इमरजेंसी को। तो इसलिए 44th अमेंडमेंट ने कैबिनेट वर्ड को भी जोड़ा और उसको डिफाइन किया यहीं पे आर्टिकल 352 में कि कैबिनेट का अप्रूवल लेना होगा जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने के लिए बोल रहा है तो, ठीक है। और 25 जून को ब्लैक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो कैबिनेट वर्ड भी ओरिजिनली हमारे संविधान में मेंशन नहीं था, 44th अमेंडमेंट से मेंशन किया गया। Which of the following constitutional amendment acts constituted the State Finance Commission? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया? 74th, 76th, 75th या फिर 73rd? स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जैसे कि स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है, अब स्टेट का इलेक्शन कमीशन भी इसी एक्ट से बना। ये क्या करता है? तो ध्यान ये रखना है आपको कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का जो चुनाव आयोग है, वो किस किस के चुनाव करवाता है और किस, पहले तो बताइए किस पार्ट और किस आर्टिकल में मेंशन है। तो ये चुनाव करवाता है हमारे देश के राष्ट्रपति के, देश के उपराष्ट्रपति के, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के और विधान परिषद के भी चुनाव करवाता है। ये मत समझिएगा कि इनके चुनाव राज्य का चुनाव आयोग करवाता है, नहीं, देश का चुनाव आयोग करवाता है। स्टेट का इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ आपका पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव करवाता है, ठीक है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट से इसको स्टैब्लिश किया गया था, चाहे स्टेट फाइनेंस कमीशन हो चाहे स्टेट इलेक्शन कमीशन हो, राइट। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या? नहीं, कुछ नहीं था, आगे बढ़ते हैं। विच एक्ट enacted in 1919 introduced the system of diarchy in the provinces of the British India? तो कल भी बताया था हम लोगों ने, अभी मैंने पीछे पूछा भी था आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। क्यों? देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट तो हमने कल पढ़ा था, वो 1861 वाला, 1861 वाला। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी आप रिकॉल कर सकते हो। एक तो ये है इंडियंस एसोसिएटिंग इंडियंस विद इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, और इसने सेंट्रलाइजेशन शुरू किया था, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, एंड रेसिडुअरी पावर्स वाइस रॉय को दी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन नंबर बी। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज मॉन्टेग्यू चेल्मफोर्ड रिफॉर्म्स। क्यों? क्योंकि एडविन मॉन्टेग्यू जो था उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, एंड चेल्मसफोर्ड जो था वो, या फिर चेल्मसफोर्ड मैं तो बोलता हूँ चेल्मस, ठीक है, तो चेल्मसफोर्ड जो था वो अपना वाइस रॉय था,
उस समय का। रॉलेट एक्ट कल डिस्कस किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी 1878 में आया था। कौन लाया था? लिटन लाया था। और रिपील किसने किया था बताओ? कल बताया था मैंने आपको, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये मैंने पूछा था ये किस पार्ट और किस आर्टिकल में है, तो पार्ट नंबर 15 में है ये, आर्टिकल नंबर 324 से 329। और अभी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं जल्दी से बताइए, है ना। मल्टी मेंबर्ड बॉडी कब बनी थी? 1989 में, ठीक है, 1+2 हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इट्स नोडल मिनिस्ट्री? संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अटॉर्नी जनरल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। भाई अटॉर्नी जनरल होता है ना, ये वकील होता है केंद्र सरकार का एक तरह से, तो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री में तो नहीं है। एससी का कमीशन ट्राइबल में थोड़ी ना आएगा, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में आएगा एक तरह से अगर देखें तो, ठीक है। एक सेकेंड, ट्राइबल में तो नहीं आएगा ये, ठीक है। एक सेकेंड, अटॉर्नी जनरल वाली तो गलत होगा, आपसे करेक्ट मैच पूछा ना। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये तो नहीं होगा। और ये बताइए किस आर्टिकल में है भाई, किस आर्टिकल में है? और इंटरस्टेट काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ना ना ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आएगा। एंड यूपीएससी आएगा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। ये किस आर्टिकल में है और किस पार्ट में है? तो नेशनल कमीशन फॉर एससी जो है आर्टिकल नंबर 338 में है, और ये आपका आता है यूपीएससी पार्ट नंबर 14 में, ठीक है। 15 में इलेक्शन कमीशन और 14 में जो है अपना आएगा यूपीएससी। यूपीएससी के अलावा स्टेट पीएससी सब ये पार्ट 14 में ही आते हैं, अलग से नहीं है इनका कुछ कि स्टेट वालों का कुछ अलग होता हो, ठीक है। ये आर्टिकल का ब्रैकेट है आपका, ठीक है। 6 साल या फिर 65 साल वो इनकी रिटायरमेंट वाली एज होती है, तो 6 साल तक ऑफिस में, फिर 65 साल की उम्र। और स्टेट वाले, स्टेट और जॉइंट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में 6 साल और 62 साल होता है, 6 ईयर्स और 6 ईयर्स या फिर 62 ईयर्स ऑफ एज। और अभी यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? प्रीति सूदन मैम है, ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज इन इंडिया? तो भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है? बैकवर्ड क्लासेस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे नेशनल कमीशन ऑफ एससी, ठीक है। तो एक्चुअल में नेशनल कमीशन फॉर एससी जो है ये ओरिजिनली ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही था। आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी दोनों थे, ठीक है। और ये पहले कमीशन नहीं थे, ये स्पेशल ऑफिसर हुआ करते थे। देन कमीशन तो 65th अमेंडमेंट से बने, देन उसके बाद 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इन दोनों को बाइफरकेट किया गया। या फिर हम बोल सकते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर जो एसटी है वो बनता है आपके 89th अमेंडमेंट से, आर्टिकल नंबर 338A में ही है, ठीक है। लेकिन जो ये बैकवर्ड क्लास का कमीशन है, और एक चीज़ ध्यान रखना, ये लोग करते क्या है, इनका वर्क क्या है वो बताने की ज़रूरत होनी ना चाहिए, कि जो नेशनल कमीशन फॉर एससी है ये जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेगा, ठीक है, कि उनके कहीं ह्यूमन राइट्स का वोलेशन तो नहीं हो रहा है। ये एसटी के लिए काम करेगा, और एससी वाला एससी के साथ साथ एंग्लो इंडियंस के लिए भी काम करता है। बात अगर करें बैकवर्ड क्लास का कमीशन, तो ये ओरिजिनली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, ठीक है। बाद में थ्रू 102nd अमेंडमेंट 102 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था 2018 में, उससे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना था। किस आर्टिकल में है? 338B, 338 एससी, 338 एसटी और 338B बैकवर्ड क्लास, ठीक है। बैकवर्ड क्लास कमीशन का नाम बताएंगे? पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन कौन सा था? बैकवर्ड क्लास कमीशन पहला कौन सा था और दूसरा कौन सा था? हु हैज़ द पावर to appoint the census commissioner to estimate the population of the persons belonging to ST communities and under the readjustment? पढ़िए क्वेश्चन और आंसर करिए। सही आंसर अभी तक आया नहीं है किसी का। मंडल केलकर, हाँ बिल्कुल सही। अभी मंडल और केलकर, ठीक है, ये दोनों कमीशन है आपके। पहला होगा आपका केलकर कमीशन, देन दूसरा होगा मंडल कमीशन, ठीक है। और मंडल केस किसको बोलते हैं? किस केस को? जो इंदिरा साहनी केस हुआ था आपका, उसको मंडल केस के नाम से जानते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ,
काका केलकर इसके चेयरमैन थे और इसमें बीपी मंडल चेयरमैन थे। और ध्यान रखिएगा मंडल केस की अगर बात करेंगे तो एक इंदिरा साहनी केस हुआ था, उससे एसोसिएटेड है ये, ठीक है, इंदिरा साहनी केस। तो कमीशन, ठीक है, तो ये अपॉइंट करेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज गवर्न बाय द रूल्स ऑफ डैश। संसद की संयुक्त बैठक किसके नियमों के अनुसार चलती है? लोकसभा, स्पेशल रूल्स मेंशन इन द कैबिनेट, स्पेशल रूल्स बाय द प्रेसिडेंट, या फिर राज्यसभा। तो ज्वाइंट सिटिंग किस आर्टिकल में है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है और क्यों होती है? तो आर्टिकल है 108, कंट्री है आपकी ऑस्ट्रेलिया। बड़ा अच्छा लगता है ऑस्ट्रेलिया सुन के, है नहीं? पहले दुख होता था। तो एस से हो जाता है सेटिंग, ठीक है, ट्रा से हो जाएगा ट्रेड एंड कॉमर्स, और एल से जो होगा वो होगा आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब होता क्या है कि जब कोई ऑर्डिनरी बिल, कैसा बिल? ऑर्डिनरी बिल, आर्टिकल नंबर जो 107 में जिसका प्रोसीजर मेंशन्ड है, ठीक है, 107 में आर्टिकल मेंशन है। तो इसके तहत होता क्या है कि जो बिल है, ठीक है, वो लोकसभा और राज्यसभा कहीं पे भी ओरिजिनेट हो सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, और दोनों के पास इक्वल पावर होती हैं। लेकिन जैसे कि लोकसभा से मान लेते हैं ओरिजिनेट हुआ, राज्यसभा के पास गया, इसने पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है, सॉरी, तो लोकसभा से राज्यसभा के पास गया, प्रेसिडेंट के पास गया, ठीक है, पास कर दिया राज्यसभा ने। मान लेते हैं लोकसभा से राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने बोला कि यार देख लो इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, लोकसभा ने बोला अच्छा मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, क्या मज़ा चाहिए इसमें? तो राज्यसभा जो मज़े बताएगा वो डाल के राज्यसभा को भेज देगा और राज्यसभा पास कर देगा, ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक था। अब जो है दिक्कत आना शुरू होगी। लोकसभा ने राज्यसभा को दिया, राज्यसभा बोलता है चल निकल, मतलब सीधा फेंक दिया। लोकसभा ने राज्यसभा को दिया, ठीक है, लोकसभा ने राज्यसभा को दिया, मतलब पहले वाले में क्या हुआ कि उसने सहमति नहीं दी। इस केस में राज्यसभा को दिया, राज्यसभा ने बोला देख लो यार मज़ा नहीं आ रहा, लोकसभा ने बोला कि तुम्हारे मज़े के लिए हम अपना करियर तो ख़राब करेंगे नहीं, तो हम तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये केस हुआ, ठीक है, तो ये केस हुआ। या फिर लोकसभा ने राज्यसभा को दिया और 6 महीने तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया राज्यसभा ने। ऐसे केसेस में एक बिजली कड़केगी, कट 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 कट, ठीक है, और फिर जो है इसको हम बोलते हैं डेडलॉक हो गया, ये इस बिजली को डेडलॉक बोलते हैं। फिर राष्ट्रपति आएगा अपना शक्तिमान की तरह उड़ के, बोलेगा चिंता मत करो ज्वाइंट सिटिंग बुला देता हूँ, ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा, संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत, और सही, ठीक है, क्या पूछा है रूल्स? तेजस का मनी में कोई समझौता नहीं, हाँ वो भी अभी डिस्कस कर रहे हैं मनी और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, ठीक है। तो डेडलॉक जो के केस में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। कौन बुलाता है? ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है प्रेसिडेंट, ठीक। प्रिसाइड कौन करता है? अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर, ठीक है, लोकसभा का स्पीकर प्रिसाइड करता है, और जो ये चलती है वो लोकसभा के रूल्स के हिसाब से चलती है, ठीक है। मुझे मतलब हिस्ट्री में तो कल कुछ क्वेश्चन लगे हम लोग को, है ना, 4-5 क्वेश्चन जो नए टाइप थे, 5-6 क्वेश्चंस। पॉलिटी में तो यार नहीं लगा है सच कोई क्वेश्चन कि यार मतलब हम लोगों ने पढ़ा ना हो, है ना, सब पढ़ा हुआ हम लोग का चीज़ है कि भाई जॉइंट सिटिंग किसके हिसाब से चलती है, लोकसभा के हिसाब से चलती है, ठीक है। लोकसभा का स्पीकर प्रिसाइड करता है, वो नहीं होगा तो लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड कर लेगा उसको, और अगर वो भी नहीं होगा तो फिर कौन प्रिसाइड करेगा जरा बताना, ठीक है। और क्या है, और जॉइंट सिटिंग में सिंपल मेजोरिटी से बिल को पास करवाना होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। मनी बिल के केस में, किस केस में? इन द केस ऑफ मनी बिल यानी धन विधेयक के केस में, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में, इन दोनों केसेस में देर इज़ नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है इन दोनों केस में, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जोर ज़बरदस्ती करके इन दोनों बिल को पास नहीं करवाना है। ऑलराइट, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कुछ पूछा था मैंने आपसे, कितनी बार जॉइंट सिटिंग हुई है? और अगर लोकसभा का स्पीकर नहीं हुआ तो डेप्टी स्पीकर नहीं हुआ तो राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन करेगा। राज्यसभा का चेयरमैन कभी जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकता बिकॉज ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो आज तक सिर्फ 3 बार जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है, किस किस को पास करने के लिए? तो बैंकिंग सर्विसेज कमीशन एक बिल था उसको, तो बैंकिंग याद कर लो, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म जो एक्ट जो बिल था टेररिज्म से एसोसिएट था,
और आपका एक था डाउरी प्रोहिबिशन बिल। तो एक बैंक में बंदा काम करता था, उसको डाउरी चाहिए थी, नहीं मिली तो टेररिस्ट बन गए, ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक। The Constitution SC and ST Order Amendment Bill intends to modify the list of SC and ST in which of the following Indian state। तो एक थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड है, आंसर इसका होगा ओ दिशा, मतलब ओडिशा। 13, ठीक है। हाउ मेनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 टू द ओरिजिनल लिस्ट। तो कितनी DPSP? अब डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी हम लोग करते हैं, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो ये सीधा मैं आपको बताता हूँ कि भाई कितनी नंबर 42nd अमेंडमेंट, तो कितनी? 4। कौन कौन सी, उसको भी किस तरह से याद करते हैं हम कि गरीब मजदूरों के बच्चे जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनसे, ठीक है। तो गरीब मजदूरों के बच्चे, ठीक है, उनसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाओ, ठीक है। क्या करो? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाओ। तो पुअर से क्या हो जाएगा? फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है। फ्री लीगल एड टू पुअर, ठीक है। लीगल एड यानी कि जो हम लीगल एड का मतलब होता है, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? सहायता किस तरह की, कि भाई अगर किसी का केस वगैरह चल रहा है तो उसको फ्री लीगल एड, यानी कि अगर मान लो किसी के पास वकील करने के, खुद को रिप्रेजेंट करने के पैसे नहीं है, तो ये फ्री लीगल एड दी जानी चाहिए उसको। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 39A में है। इसको किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया? 42nd से। वर्कर से है टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये किस आर्टिकल में है? ये 43A में है ये। एंड चिल्ड्रन की अगर बात करेंगे तो टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 39 सब क्लॉज, ये तो क्लॉज है, ठीक है। ए सब क्लॉज ध्यान रखना आपका, ये होगा LDC गोज टू PHC, यानी कि 6वें नंबर का, ठीक है। ABCDEF, ठीक है, याद है ना? LDC गोज टू PHC। देन एनवायरमेंट से है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट किस में है ये? आर्टिकल नंबर 48A में है। सिंपल। क्या सिर्फ यही 4 DPSP को अमेंडमेंट से जोड़ा गया? बिल्कुल नहीं। एक आपका आर्टिकल नंबर 38 को भी अमेंडमेंट से जोड़ा गया। आर्टिकल नंबर 43B को भी जोड़ा गया, और आर्टिकल नंबर 45 का सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया गया। आर्टिकल नंबर 38, ठीक है, टू मिनिमाइज इन इक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया ऑफ 1978। 43B, इट इज़ टू इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कल आई थिंक मैंने बताया था क्या कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कौन सा अमेंडमेंट? 97th अमेंडमेंट ऑफ 2011, ठीक है। तो 97th अमेंडमेंट, चाहे आर्टिकल 43B हो, चाहे पार्ट नंबर 9B हो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 97th अमेंडमेंट ने जोड़ा। प्लस साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 और कौन सा सब क्लॉज जोड़ा इसने? मतलब कौन सब क्लॉज तो नहीं जोड़ा, लेकिन सब क्लॉज में किसमें? कोऑपरेटिव सोसाइटी जोड़ा उसने। और आर्टिकल 45 इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर डाला, इसका सब्जेक्ट मैटर चेंज किया। किस अमेंडमेंट ने? अर्ली चाइल्डहुड केयर। ये बोला 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 ने। सामरो, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। ए से असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। और तीसरा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, और उसमें ऐड किया एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C। The Supreme Court judge's removal motion must be signed by how many members of Lok Sabha and how many members of Rajya Sabha? बताओ। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट, ठीक है, जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का। उसमें पूरा प्रोसीजर मेंशन है कि 100 मेंबर लोकसभा के और 50 मेंबर राज्यसभा के जब साइन करेंगे, साइन करने के बाद जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास, वो एक 3 मेंबर्ड कमेटी को फॉर्म करेगा, 3 मेंबर्ड कमेटी को फॉर्म करेगा,
और अगर कमिटी फॉर्म करने के बाद उस कमिटी ने ये अप्रूव कर दिया कि हाँ जज इज़ गिल्टी ऑफ जो चार्जेस उस पर लगाए गए हैं और उसको किस ग्राउंड में वॉलेट किया किस ग्राउंड में उसको जो है रिमूव किया जा सकता है, जजेस ऑफ चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों का रिमूवल का प्रोसेस पूरा सेम होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। तो ग्राउंड की अगर बात करेंगे तो ये होगा प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी ठीक है। और ये बताइए कि राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होता है उसके रिमूवल का ग्राउंड क्या होता है। तो 3 मेंबर्ड कमेटी बनेगी, उसने अगर अप्रूव कर दिया तो क्या हो जाएगा, जो जज है वो हट जाएगा, नहीं हटेगा। अब उसने अप्रूव किया है, इसके बाद जो है लोकसभा को और राज्यसभा को अलग अलग स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा उस बिल को, और तब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उसको हटा देगा। राष्ट्रपति के पास सिग्नल जाएगा एक तरह से कि अब हटा दो इसको, तो वो हटा देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेंबर ने इंक्वायरी कमेटी, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने इंक्वायरी कमेटी बिठाई और वो हट जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो 100 लोकसभा से और 50 राज्यसभा से। लेकिन वहीं प्रेसिडेंट की जब बात करते हैं तो उसके रिमूवल को क्या बोलते हैं, उसके रिमूवल को इम्पीचमेंट बोलते हैं, महाभियोग बोलते हैं। आर्टिकल नंबर 61 में आता है किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूवल लिए हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो और चाहे जजेस का रिमूवल का प्रोसेस हो। तो इनका रिमूवल का प्रोसेस ये होता है कि जिस भी हाउस में इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन आ रहा है वहाँ के पहले 1/4 मेंबर उसको साइन करेंगे, उसकी सीरियसनेस को दिखाने के लिए। देन वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है उसको एक्सेप्ट करे ना करे, कर लिया देन उसके बाद हाउसेस को अलग अलग स्पेशल मेजॉरिटी से, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी अलग अलग स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होता है, और अगर पास हो गया तो वो हट जाएगा। इनका जो ग्राउंड होता है रिमूवल का, वो संविधान का उल्लंघन होता है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं पे क्या डिफाइंड है ये, कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, काफ़ी वेग टर्म है ये। और ये सब हमने यूएसए से लिया है, चाहे वो रिमूवल प्रोसीजर हो चाहे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस हो। आज पता नहीं सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, सांस फूल सी रही है। In 1950, besides the Chief Justice of India, what was the number of other judges in the Supreme Court of India? तो 1950 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8, 5, 7 या फिर 6? चलो, तो कितनी संख्या थी 1950 में? तो आपको पता होना चाहिए पहली बात तो कि फर्स्ट मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट है कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 28 जैन 1950, 28 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश हुआ था। इसकी पहली सिटिंग हुई थी, फर्स्ट सिटिंग, ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था, लागू हुआ था, उसके 2 दिन बाद, ठीक है। और 1+7 का इसका कॉम्पोजिशन था, यानी 8 लोग थे, 1+7। आज कितने, मतलब अभी प्रेजेंट में, तो 1+31 है, ठीक है। टोटल मिला के 32। 1 मतलब CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी कौन है 51st CJI? तो ये हैं आपके संजीव खन्ना, है ना। और पहले कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट CJI? पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? विच द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द पावर ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट? तो इनमें से कौन सा पावर राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? ऑब्लिगेटरी, डिस्क्रिशनरी, एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव पावर? तो देखो, लेजिस्लेटिव पावर तो मतलब होता है कि भाई वो लेजिस्लेट कर सकता है, ठीक है, वो यानी कि वो बना सकता है किसी भी एक्ट को, यानी कि वो पावर जो लेजिस्लेचर के पास होती है। तो लेजिस्लेटिव पावर हमें किस आर्टिकल से पता चलती है गवर्नर के? आर्टिकल नंबर 213, जिसमें कि क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, कि गवर्नर ऑर्डिनेंस बना सकता है। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश ला सकता है जब लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में ना हो, अगर वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, और अगर बाई कैमरल है तो लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, फिर दोनों नहीं है तो लेजिस्लेटिव हो गया कि वो लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में अगर सेशन में ना हो हाउस। एग्जीक्यूटिव पावर ये होता है कि भाई वो हेड होता है, ही इज़ दी हेड, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का। डिस्क्रिशनरी पावर क्या होता है? जहाँ पर ये अपने डिस्क्रिशन में काम करता है, अपनी मर्जी से काम करता है। अच्छा, ये बड़ी एक सरप्राइजिंग बात है कि जो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है उसके पास तो डिस्क्रिशनरी पावर होती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है।
कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड हो। कुछ होती हैं इक्का दुक्का, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है। क्या डिस्क्रिशनरी पावर? कि अगर मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, गवर्नर की वो बता रहा हूँ मैं आपको, कि वो बिल को रिजर्व कर सकता है। ही कैन रिजर्व द बिल। जैसे कि हम प्रोसीजर पढ़ते हैं, अभी ऑर्डिनरी बिल का पढ़ा था कि लोकसभा से राज्यसभा में गया, राज्यसभा के बाद या फिर राज्यसभा से हो सकता है लोकसभा में गया हो, उसके बाद जाएगा दोनों हाउसेस के बाद प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है वो उसके पास गया, या तो वो एसेंट देगा, सहमति देगा, या फिर उसको वीटो करेगा, यानी नेगेटिव पावर का यूज़ करेगा, या तो उस बिल को बिल्कुल मना कर देगा उसमें एसेंट देने से, तो एब्सोल्यूट वीटो, लौटा देगा उस बिल को, रिटर्न कर देगा तो सस्पेंसिव वीटो, और अगर उस पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा तो पॉकेट वीटो। 3 तरह के वीटो पावर होते हैं इंडियन प्रेसिडेंट के पास। क्वालिफाइड वीटो यूएस के प्रेसिडेंट के पास होता है, यहाँ वाले के पास नहीं होता, अपने वाले के पास। और इंडियन जो प्रेसिडेंट है उसकी पॉकेट काफ़ी डीप होती है। क्यों? क्योंकि कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है कि उतने टाइम में उसको अपना उसको जो है बिल को भेजना है। जैसे कि एक ज्ञानी जैल सिंह ने इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट जो बिल था उसको वीटो कर लिया था 1986 में उन्होंने। तो खैर उस तरह गवर्नर के पास भी जब बिल आता है तो वह तो असेंट कर सकता है, वीटो कर सकता है, लेकिन उसके पास एक और पावर होती है, वो होती है कि वो बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर ले। अगर उसको लगे कि यार इसमें हमें समझ नहीं आ रहा है, प्रेसिडेंट को भेजेंगे इसको हम, ठीक है, तो उस केस में जो है ये वाला जो चीज़ है उसमें गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे काम नहीं करता है। वैसे तो जो भी काम करता है, चाहे प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे ही करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्या एडवाइस बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे या फिर गवर्नर पे? कमेंट करके बताओ। अभी सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन बना था। तो ये चीज़ जो है वो बिल को रिजर्व कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंड वो एडवाइस के। तो ये डिस्क्रिशन में काम करे अपनी मर्जी से। ये तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। ऐसे ही होता है सिचुएशनल डिस्क्रिशन, मतलब ऐसी कुछ सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं कि भाई अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले, अगर मान लो विधानसभा के चुनाव हुए, तो उस केस में गवर्नर लीडर ऑफ दी, जो जिसको सबसे ज़्यादा एक तरह से मेजोरिटी तो किसी को नहीं मिली है, तो जो सबसे ज़्यादा जिसको मिला है तो उसको बुला सकता है कि भाई आप अगर चाहो तो अपनी मेजोरिटी प्रूव करके सरकार बना सकते हो। तो उस केस में भी क्योंकि सरकार तो है नहीं, तो मिनिस्टर तो है नहीं, तो उस केस में डिस्क्रिशन में, लेकिन ये सिचुएशन डिस्क्रिशन है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। ऐसा ही सेम पावर प्रेसिडेंट के पास भी होता है, लेकिन अगेन वो भी सिचुएशन डिस्क्रिशन है, उसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं होता है। ठीक है, और मैंने क्या चीज़ पूछी थी, हाँ, तो ध्यान रखना है हमें कि 42nd जो अमेंडमेंट होता है, 42वां नंबर का जो संविधान संशोधन होता है, उसने बोला था कि एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो बाइंडिंग होती है, माननी पड़ेगी प्रेसिडेंट को। 44th अमेंडमेंट ने बोला कि नहीं, एक बार लौटा सकते हो लेकिन दोबारा जो आएगी वो बाइंडिंग होगी। ये सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए था, गवर्नर के लिए नहीं था। ठीक है, तो ऑब्लिगेटरी पावर करके कोई पावर नहीं होती है। और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में आता है बताना तो? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वेमेन एंड चिल्ड्रन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है? 21 क्लॉज 5, 19, 15 क्लॉज 3 या फिर 14? विच आर्टिकल परमिट स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन? तो भाई 21 में तो पहली बात ऐसे क्लॉज नहीं होते हैं, बस ध्यान रखना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 19 हम पढ़ चुके हैं। 14 में इक्वालिटी वाला होता है। 15 क्लॉज 3 होगा, 15 क्लॉज 3 होगा। अब जब हम बात करते हैं 15 की, तो 15 क्या है? 15 है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन या फिर ऑन ग्राउंड, ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन ग्राउंड्स में वो नहीं हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन। अब इसमें क्लॉज हैं, जैसे 15 में एक क्लॉज 1 है एंड दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ जो मैंने आपको बताया। ठीक है, वो क्लॉज 1 ये हो गया आपका। ठीक है, क्लॉज 2 में अगर बात करेंगे तो इसमें क्या है? इसमें ये है कि भाई इसमें अभी समझ लो कि एक्सेस टू शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घरों में, ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक,
3 में ये लिखा हुआ है कि भाई वेमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं। 4 में लिखा हुआ है कि भाई जो SC और ST हैं एक तरह से, जो हमारे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये एक्सेप्शंस हैं एक तरह से 15 क्लॉज 3 और 15 क्लॉज 4, बिकॉज दे डील विद दी स्पेशल प्रोविजंस। इज दैट क्लियर और नॉट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया? किसको ये हक नहीं है कि वो जो है मानव अधिकार की कंप्लेन को देखेगा? और ज़रा बताइए, जो मानव अधिकार दिवस है, हम ह्यूमन राइट्स डे, वो कब सेलिब्रेट करते हैं? क्या भाई तेजस, क्या हुआ? चलो, तो क्या चीज़ हो गया? अच्छा, इस वजह से बोल रहे हो क्या? समझे। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो पहली बात तो ह्यूमन राइट्स डे कब मनाते हैं? कौन आया? ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स डे हम कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को, ठीक है, 10 दिसंबर को। क्लियर? एंड ह्यूमन राइट्स कमीशन बना था 1993 एक्ट से। किस आर्टिकल में भैया, जल्दी से बता दो, किस आर्टिकल में? ये सही बताने वाले को जूते दिलाए जाएंगे, जो भी कंपनी के। जल्दी बताओ, जल्दी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये 1990 एक्ट से बना था, ठीक है। जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है 1990 के एक्ट से बना था, लेकिन बना कब था? 1992 में। 1990 के एक्ट था, लेकिन बना 1992 में था जाके। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट देख चुके हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये किस आर्टिकल में, ज़रा बताना, ठीक है। मतलब ये जल्दी से बताओ। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो है क्या ना, तुम्हें हो सकता है कि डाउट हो कि SC वाला होगा, ST वाला होगा, ह्यूमन राइट्स। ये तो भाई अगर तुम्हें डाउट हो रहा है तो तुम खुद सोचो, अगर ठीक है, अगर ह्यूमन राइट्स के कमीशन, वुमेन का जो कमीशन है वो ह्यूमन राइट्स में वो कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तो शेड्यूल कास्ट भी कर सकता है भाई। सिंपल सी बात है। तो एक क्वेश्चन के 2 आंसर तो हो नहीं सकते, नाम में इसके ह्यूमन राइट्स है, ये इंटरनेशनल संस्था है। तो भाई ये किसी आर्टिकल में नहीं है, ठीक है। और जो लोग ये आर्टिकल बता रहे हैं, अब तुम बताओ कौन सा जूता खाना पसंद करोगे तुम, ये तुम बस बता दो, हैं? कौन सा जूता खाओगे तुम, ये बताओ तुम अब, हैं? तो 1993 का एक्ट था, उससे बना था, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक। 19th, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क? तो ये क्या है? DPSP है, ठीक है। तो जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क, ये तो बोलता है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास वाले लोगों के लिए वर्क करना है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो होते हैं उनके लिए काम करना है। 42 क्या बोलता है? 42 बोलता है, 40 पंचायत है, 41 राइट टू वर्क है, 42 ही इसका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 48 क्या बोलता है? 48 बोलता है कि एनिमल हस्बेंड्री जो है ये सब ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह इसको प्रमोट करना है। 41 क्या बोलता है? 41 बोलता है राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस। क्या आपको वो कहानी याद है? कहानी सुनो, ज़ुबानी सुनो, कौन सा? आर्टिकल नंबर 39 हमने पढ़ा था, ठीक है। 39 में हमने क्या पढ़ा था? एक LDC था, लोअर डिवीजन क्लर्क, जो पब्लिक हेल्थ सेंटर में काम करता था, ठीक है। देन 39A, फ्री लीगल एड टू पुअर, उसने क्या किया? पंचायत का गठन कर दिया। 40 में पंचायत है, 41 में राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस, 42 में जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन और इसमें मैटरनिटी रिलीफ है, 43 में राइट टू लिविंग वेज है आपका, 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर, 46 में अभी हमने देखा सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड है उनके लिए काम करना है, 47 में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करना है, ठीक है, इंटॉक्सिकेंट को प्रोहिबिट करना है, 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। देन 48 आ जाता है आपका एनिमल हस्बेंड्री, 48A एनवायरमेंट, 49 मॉन्यूमेंट, 50 में आ जाता है आपका सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, 51 इंटरनेशनल पीस, है ना। ये क्या है? लाइवलीहुड इंश्योर करना है सभी को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, प्रिवेंट कंसेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हेल्थ एंड चिल्ड्रन,
ठीक है, ये सारा DPSP हम लोगों ने इस तरह से याद किया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओवर सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट डिस्प्यूट। तो हमने देखा था अगर लड़ाई हो जाए केंद्र और राज्य की या फिर राज्यों की आपस में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उसको देख सकता है। ओरिजिनल का मतलब है कि मतलब सब डायरेक्टली आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपको ऐसा नहीं कि पहले हाई कोर्ट में जाना। इस तरह से एक्सक्लूसिव है तो अपने आप ही वो ओरिजिनल तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो 130 में क्या है, देखो ये सुप्रीम कोर्ट की अगर हम चर्चा करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा पार्ट नंबर 5 में है। पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 124, आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक इसमें दिया हुआ है। अब इसको हम ऐसे याद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने सार कंट्रीज़ को एक सीट ऑफर करी। ठीक है, तो ये आपका 124 है जो बोलता है देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड फर्स्ट सिटिंग वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आता है सैलरी और अलावेंसेज वगैरह जजेस के। ठीक है, जजेस के सैलरीज अलावेंसेज वगैरह। ए से आता है आपका एक्टिंग CJI कि अगर मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो टेम्प्रेरी बेसिस पे किसी को CJI अपॉइंट किया जाएगा, एक्टिंग CJI। ये बात करता है टेम्प्रेरी जजेस की अपॉइंटमेंट की, दैट इज़ एड हॉक जजेस की। आर बात करता है रिटायर्ड जजेस की कि जो रिटायर्ड आपके जजेस हैं उनको बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और इन दोनों को बुलाएगा CJI प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद। सी में है आपका ये 129 हो जाएगा, ये 124 है, ये 125 है, ये 126 है, 127 है, ये 128 है, ये 129 है। तो ये आ जाता है इसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कि सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये 129 बोलता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। ठीक है, 130 में सीट का मतलब है दिल्ली इज़ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और 131 में ओ से हो जाएगा आपका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ठीक है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन यानी कि मूल क्षेत्राधिकार। तो दिल्ली इज सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। या 130 में किसी और जगह को सीट सुप्रीम कोर्ट की बनाने का अधिकार CJI के पास होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से। ठीक है, ऑलराइट, तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से वो अधिकार होता है। तो यहाँ पर 130 तो नहीं होगा, 131 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी हमारे जुरिसडिक्शन किस में आते हैं, बाकी हमारे आते हैं 132, 133, 134 में आते हैं आपके एपेलेट जुरिसडिक्शन। ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार, एपेलेट जुरिसडिक्शन। इसमें आता है एपेलेट जुरिसडिक्शन ड्यू टू सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा आपका। ऑलराइट, 135 में क्या है, 135 में है कि जुरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइजेबल बाय सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट बनने से पहले एक फेडरल कोर्ट होती थी, उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाएंगी। और कुछ और है इंपॉर्टेंट वाले, मैं आपसे पूछता हूँ। 141, 143, 142 यहाँ पर लिख लो, 43 बताओ। तो 141 इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो ऑर्डर या डिक्री पास करेगा वो बाइंडिंग होगा सारे कोर्ट्स में। ठीक है, 142 में क्या है, कंप्लीट जस्टिस देने के लिए किसी मैटर में सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है। और 143 में क्या है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में और कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का, जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है उसमें।
और जो भी एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती प्रेसिडेंट पे। वैकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ फ्रॉम द ऑफिसेज ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर एड्रेस्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से अवकाश, त्यागपत्र हटाए जाने का उल्लेख है? 84, 94, 70 या फिर 101? 84 की अगर हम बात करें तो इसमें है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के लिए 25 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, एंड राज्यसभा के लिए मिनिमम कितना एज चाहिए? 30 ईयर्स ऑफ एज। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 94 इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 में क्या दिया हुआ है? 70 में दिया हुआ है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसी। ये आपका आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है कि जब प्रेसिडेंट के फंक्शंस निभाएगा कौन? वाइस प्रेसिडेंट, कुछ अदर कंटिजेंसीज में, ठीक है, कंटिजेंसीज। 101 में क्या है? वेकेशन ऑफ सीट्स है, वैकेशन ऑफ सीट्स। अब सीट कब वैकेट हो सकती है? अगर किसी के पास डुअल मेंबरशिप हुई तो। डुअल मेंबरशिप का मतलब है कि अगर कोई पार्लियामेंट का भी मेंबर है और साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, या फिर वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज का मेंबर है, लोकसभा का भी राज्यसभा का, तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक सभी को? 83 में क्या दिया हुआ है बताओ जल्दी से। 83 आर्टिकल में क्या दिया हुआ है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्यायीकरण का प्रावधान करता है? तो 83 में ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस दिया है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस, कि हाउसेस का क्या ड्यूरेशन होता है? तो लोकसभा का 5 साल होता है और राज्यसभा का कोई ड्यूरेशन नहीं होता है, ठीक है। इसके 1/3 मेंबर जो हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, तो इसका कोई खुद का कार्यकाल नहीं होता है, मेंबर्स का टर्म होता है, ठीक है। मेंबर्स का जो टर्म होता है वो 6 ईयर्स का होता है, क्लियर है। बाकी ऐसे राज्यसभा तो एक परमानेंट हाउस है, उसका टर्म नहीं होता है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, तो ये आ जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 262, ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। अभी हम लोग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर डिस्प्यूट है स्टेट्स के बीच में तो वो आपके आते हैं 131 में, लेकिन ये जो वाटर डिस्प्यूट है ये आपका नहीं आता, इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे 210 में क्या है, तो 210 में है आपका लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन लेजिस्लेचर, ठीक है, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में कौन सी पार्लियामेंट में अगर बात करें लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट तो आर्टिकल नंबर 120 होता है, उसमें हम 90 ऐड करते हैं तो 210 अपन को मिल जाता है। हमें पता है 90 ऐड करना होता है 110 या उसके बाद में, ठीक है। उससे पहले हमें 89 ऐड करना होता है पार्ट 5 के आर्टिकल में, तो हमें पार्ट 6 का आर्टिकल मिल जाता है, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्फेसाइजेज द प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, तो यार अभी हम देख चुके हैं 42 होगा। इसमें आपका है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेस करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेस करना, इंटॉक्सिकेंट वगैरह ये सब को प्रोहिबिट करना है। 39 में तो आपका LDC गोज टू PHC है। 44 में आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान आचार संहिता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्ट्रक्ट्स द स्टेट टू इंश्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, ये भी यार देख चुके हैं, ये आपका 41 में आएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड बाई द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन था उससे कितने ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी? वेब 20 शर्मा जी, विवेक, ये सब मैसेज रिट्रैक्ट क्यों हो रहे भाई? हा, ओ हो 42 लिख के मैसेज रिट्रैक्ट किए जा रहे हैं। राखी, विवेक बेटा सब देख ली हमने। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? फंडामेंटल ड्यूटी। तुमको क्या लगता है, मतलब तुम बच जाओगे मेरे नज़रों से? और मैसेज रिट्रैक्ट क्यों किया करते हो? मतलब अगर मान लो कि किसी को इम्प्रेस करने बैठे हो क्या यहाँ पे हैं,
ये गलत हो गया तो कोई देख ना ले कि तो मौज लेगा फिर कमेंट में मौज ले भी ली तो कौन जानता है भाई तुमको है कि अरे विवेक ने जो है वो दिन भर सोचेगा विवेक ने जो है गलत आंसर दे दिया था। विवेक से तो बात नहीं करेंगे कमेंट सेक्शन में, आने दो कल विवेक को क्यों? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करते हैं तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी। सरदार सोरेन सिंह कमेटी, इनके रिकमेंडेशंस पे इनको जोड़ा गया था, ऐड किया गया था। और सरदार सोरेन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे 8, इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो 8 जोड़ी गई थी, ठीक है। फिर 10 टोटल जोड़ी गई थी 42nd अमेंडमेंट से, यानी गवर्नमेंट ने 2 अपनी तरफ से एड ऑन किए थे। कुछ ऐसे भी रिकमेंडेशंस दिए थे सरदार सोरेन सिंह कमेटी ने जिनको कि नहीं ऐड किया गया था, जैसे कि टैक्स भरना एक ड्यूटी होना चाहिए, इसको ऐड नहीं किया गया। देन ये था कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो ना करे तो उस पर उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उस चीज़ को भी ऐड नहीं किया गया, ठीक है। एट प्रेजेंट अगर बात करेंगे तो 11 हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और वो हमें पता होने चाहिए कहाँ पर हैं, किस मतलब आपको ये तो पता ही कि 42nd अमेंडमेंट से ऐड की गई, लेकिन कौन से पार्ट में, तो पार्ट नंबर 4A में जोड़ी गई। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51A है, सिर्फ एक ही आर्टिकल है, उसी में ही 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, बस डिफरेंट क्लॉजेज हैं, जैसे कि A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ठीक है। तो ये 11 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो जाएंगी। तो इसमें क्या है? टू अबाइड बाई दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ठीक है। बी से टू फॉलो द नोबल आइडियल्स which inspired the national struggle for freedom, to protect the sovereignty, unity and integrity of the nation, to defend the country and render the national service when called upon to do so. E है to promote the common brotherhood and renounce practices derogatory to the dignity of women. F से क्या है? फोर्ट, किला है ना, यानी हमें कंट्री का रिच हेरिटेज और कॉम्पोजिट कल्चर को प्रोटेक्ट करना है। जी से ग्रीनरी, यानी कि हमें एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक्स एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। एच से ह्यूमनिज्म, यानी हमें ह्यूमनिज्म और साइंटिफिक टेम्पर रखना है, अपने कमेंट को तुरंत डिलीट नहीं कर देना है। आई से टू एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी कि नॉन वायलेंस रखना है, वायलेंस नहीं करना है। जे से जड्डू यानी जडेजा, यानी कि टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये क्या है? गार्जियंस को ड्यूटी दी गई कि अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल भेजो, घर में बिठा के मत रखो। तो 10 तो ऐड करी गई थी 42nd अमेंडमेंट से, और इस 11वीं वाली को ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु इज़ कंसिडर्ड एज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ अ स्टेट? बताओ भाई जल्दी से। हाँ, जडेजा ऑलराउंडर। हाँ सर, एक पापा की परी आजकल बहुत परेशान करी। करण बेटा पढ़ लो है, कमेंट का ध्यान रखें सभी। हाँ, एक नज़र मेरी यहाँ रहती है, ठीक है, स्क्रीन पे अपनी, और एक नज़र कमेंट में, ध्यान रखना बेटा। चलो भाई, तो सही आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु इज़ कंसिडर्ड एज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ अ स्टेट? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, स्पीकर या फिर गवर्नर? तो रियल एग्जीक्यूटिव की अगर बात करेंगे तो इट इज़ होम, इट इज़ चीफ मिनिस्टर। स्टेट की बात हो रही है ना, ऑप्शन नंबर बी। गवर्नर जो होता है ये डी ज्यूरे हेड होता है, ठीक है, ही इज़ द डी ज्यूरे हेड, या फिर नॉमिनल हेड, या फिर टाइटलर हेड, ठीक है, या फिर टाइटलर हेड होता है। इसकी अगर बात करेंगे तो ये आपका डी फैक्टो हेड होता है, या फिर रियल हेड, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर को। सेम गोज़ विद द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट होता है वो डी जीरे नॉमिनल या फिर टाइटलर हेड होता है, ठीक है, नाम का हेड होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसके पास रियल पावर्स होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि चीफ मिनिस्टर हो या फिर प्राइम मिनिस्टर, दे आर दी हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जिस तरह गवर्नर और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड होते हैं, मतलब एक तरह से एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, उसी तरह सीएम और जो पीएम होते हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। इसलिए इनके पास एक्चुअल पावर होती है, डी फैक्टो या रियल हेड बोलते हैं। पीएम को जो है किसने लिंच पिन ऑफ द गवर्नमेंट बोला था? हु सेड प्राइम मिनिस्टर एज द लिंच पिन ऑफ द गवर्नमेंट? बताओ जल्दी से। अगला है 27th। इन अ स्टेट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या फिर गवर्नर? बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट,
ये आपका आर्टिकल नंबर 78 अनुच्छेद नंबर 78 के तहत ये बताता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ये एक तरह से मीडिएटर के तौर पे एक्ट करता है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, और ऐसा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। ठीक है, चलिए 27th की अगर बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, तो किसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलेक्टिवली, तो जो लोअर हाउस होता है दैट इज़ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेजिस्लेचर के केस में, और लोकसभा इन द केस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। और ये किस आर्टिकल से हमें पता चलता है, अगर हम सेंटर की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, तो आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 3। ठीक है, अब हमें वही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर आर्टिकल पता करना है तो 89 ऐड कर देंगे, 9 5 14 800 8 7 15 116, तो 164 हो जाएगा आपका। अनुच्छेद 164 में सेम चीज़ लिखी होगी स्टेट लेजिस्लेचर केस में। ठीक है, अगला है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के चुनाव आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितना है, 8 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स या फिर 6 ईयर्स। 168। क्वेश्चन नंबर 15 में तो मैं जो गलती की उस पर तो नज़र नहीं गई आपकी, रोहित सूर्यवंशी। अभी तुम बेटा तुम्हारा उतना स्टैंडर्ड अभी पहुंचा नहीं है अभी कि तुम तुम्हारे कमेंट को ध्यान दे। ठीक है, थोड़ा सा भी तुम्हें और मैच्योर होने की ज़रूरत है। क्यों? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, मैक्सिमम टेन्योर तो 6 साल या फिर 65 साल की उम्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स लीगल एडवाइस टू, तो भारत का महान्यायाधीश किसको कानूनी सलाह प्रदान करता है, गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन गवर्नमेंट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल जी की अगर बात करेंगे तो किस आर्टिकल में आते हैं ये आते हैं आर्टिकल नंबर 76 में। 4 क्लॉज होते हैं, क्लॉज 1 2 3 4। पहला बात करता है इनकी अपॉइंटमेंट की कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, वो देश का राष्ट्रपति करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। 2 में क्या है कि ही प्रोवाइड्स लीगल एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ही हैज़ राइट टू ऑडियंस, तीसरा जो क्लॉज है राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया या फिर ऑल द कोर्ट्स ऑफ कंट्री। और चौथा है कि जब तक ये प्रेसिडेंट को प्लेजर देते रहेंगे तब तक ऑफिस में रहेंगे, नहीं तो ऑफिस से हट जाएंगे। ये तो चारों क्लॉजेस पता होने चाहिए। पहले कौन थे, वी नरहरि राव थे, जो हमारे देश के पहले लॉ कमीशन के भी वी नरहरि राव तो आपके थे क्या MC सेतलवाद थे। ठीक है, पहले अटॉर्नी जनरल जो कि हमारे पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन भी थे। अभी कौन है ज़रा बताना, तो अटॉर्नी जनरल अभी कौन है जिनका नाम आर से शुरू होता है। और अटॉर्नी जनरल जो होता है ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का। ठीक है, एंड इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, नहीं कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, और ही इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल, नॉट अ फुल टाइम काउंसिल फॉर दी गवर्नमेंट, यानी कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है आफ्टर दी रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस। तो आंसर क्या होगा, यूनियन गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। ठीक है, इसी तरह एडवोकेट जनरल होता है आर्टिकल नंबर 165 में, आपको क्या कर देना है 89 ऐड कर देना है, बिल्कुल आर वेंकटरमनी। असिस्ट कौन करता है अटॉर्नी जनरल को, सॉलिसिटर जनरल करते हैं, बट ध्यान रखना सॉलिसिटर जो जनरल होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं होती है। Who among the following makes the rules for the more convenient transaction of the business of the state government? तो कौन बनाता है रूल्स इसके लिए, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो जब भी हम बिजनेस देखते हैं तो हमें कौन सा आर्टिकल याद आता है, आर्टिकल नंबर 77 अनुच्छेद नंबर 77। ये है बात पार्लियामेंट की कि राष्ट्रपति जो होता है वो कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस का यूनियन गवर्नमेंट के लिए रूल्स बनाता है। अब स्टेट गवर्नमेंट का पूछा है तो क्या कर देना है 89 ऐड कर देना है, बिकॉज आर्टिकल ये 110 से तो नीचे की बात हो रही है तो हमें 89 ऐड करना है। अगर 110 या उससे ऊपर की बात होती है तो हमें 90 ऐड करना है। तो 9 7 16 और 8 7 15 116, तो इसमें ये इस आर्टिकल बात कर रहा होगा और इसमें आंसर आ जाएगा गवर्नर। ठीक है, जो काम प्रेसिडेंट करता है सेंट्रल लेवल पे वही काम गवर्नर करेगा स्टेट लेवल पे, ये चीज़ आपको पकड़ के रखनी है ना। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 31 दिसंबर 1946 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है ये बनती है कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ठीक है,
ये कैबिनेट मिशन प्लान 1945 में बनता है और 1946 में इंडिया में आता है। 3 मेंबर्स होते हैं इसमें, एवी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, पैथिक लॉरेंस चेयरमैन होता है। इसी के हिसाब से हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है, जिसमें कि टोटल 389 मेंबर्स होने थे। 296 आने थे आपके ब्रिटिश इंडिया से और 93 आने थे आपके प्रिंसली स्टेट से। ये इनको नॉमिनेट करके भेजा जाना था वहाँ के जो रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट के वो, और ये इलेक्ट होके आने थे और वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्शन होना था इनका। ठीक, लेकिन बाद में आपको पता है मुस्लिम लीग वगैरह वो बॉयकॉट वगैरह कर दी, तो जिसके वजह से बाद में आपके 299 मेंबर्स बचे थे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 299 सदस्य बचे थे 31 दिसंबर 1947 को। क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात करेंगे तो पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट या फिर वाइस चेयरमैन कौन थे? लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र यानी कि संवैधानिक या विधिक सलाहकार कौन थे? एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र। ठीक है, एंड चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे? हु वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन? तो टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। परमानेंट आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और एक जो हमारे बैच वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ हम लोग और एक कदम मतलब आगे जा रहे हैं और आपको कुछ अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब जो भी जैसे जो कि पीडीएफ्स वगैरह आ रही है ना, इसी में हम कुछ बढ़िया करके आपको देने वाले हैं। ठीक है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में, जो आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे पता चलेगा वो चीज़ के बारे में। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो थे आपके वो एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, लीगल एडवाइज़र आपके सर बेनेगल नरसिंह राव। चीफ ड्राफ्ट्समैन और अम्बेडकर नहीं होंगे, एस एन मुखर्जी होंगे। ठीक है, एस एन मुखर्जी। कैलीग्राफर कौन था? प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, इंग्लिश में। हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्य। डेकोरेट किसने किया था? नंदलाल बोस ने। सिंबल क्या था? एलिफेंट था। कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप कब अडॉप्ट करी थी? मई 1949। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था? 22 जुलाई 1947 को। नेशनल सॉन्ग और एंथम कब अडॉप्ट किया था? 24 जनवरी 1950 को, जब आखिरी सिटिंग हुई थी। और उसी दिन हमने राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे भी, मतलब हमने इन दी सेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इलेक्ट किया था। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द स्टेट, कर चुके हैं यार, अब नहीं करने वाले रिपीट। in India during a national emergency who may extend the term of the legislative assembly for a period not exceeding 1 year at a time। तो कौन एक्सटेंड कर सकता है पीरियड को? तो हमने देखा था कि नेशनल इमरजेंसी केस में एक्सटेंड हो सकता है 1 साल के लिए, हो सकता है 1 साल के लिए, लोकसभा हो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो। तो ये काम कर सकता है पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के केस में भी और लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में भी। आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ, तो ये डील करता है किससे? 76 किससे डील कर रहा था? अटॉर्नी जनरल से। 76 में 89 ऐड करेंगे 165 मिलेगा, और ये डील करता है एडवोकेट जनरल से। ऑप्शन नंबर सी। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स दैट द स्टेट शैल वर्क टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द SC एंड ST? अगेन आप कर सकते हैं, बताने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजंस शैल बी फाइनलाइज्ड मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्प्यूट अगर कुछ होगा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से तो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा और उसका डिसीजन फाइनल होगा, यानी कि यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। बताओ, तो 54 में क्या है? 54 तो प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। 52 बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 बोलता है वो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। 54 बोलता है क्या? इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि उसके इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा लेता है। इलेक्टोरल कॉलेज, और उसके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है। 74 देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये दिया हुआ है इसमें। 58 में क्या दिया हुआ है? 58 में, तो 58 में दिया हुआ है क्या? 58 में आपका दिया हुआ है क्या? तो भाई इसको या तो हम रिकॉल कर लेते हैं। आई थिंक ओथ आएगा इसमें आपका, प्रेसिडेंट का ओथ। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से याद करते हैं भाई, प्रेम
ट्रैकिंग पे चलना है, ठीक है, सो कम इन टाइम, ठीक है, कम इन या फिर कम ऑन टाइम, ठीक है, कम इन टाइम कर लेते हैं, कम इन टाइम। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 52 से लेके 62 तक। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। इलेक्टोरल कॉलेज, मैनर ऑफ इलेक्शन जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। ट्र से हो जाएगा टर्म उसका 5 साल का। ई से क्या है, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, एनी नंबर ऑफ टाइम वो एलिजिबल होता है री इलेक्शन के लिए। जैसे कि यूएस में प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार कोई बन सकता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप अब कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं, बस इनका आखिरी टर्म है ये, ठीक है। क्यू से क्वालिफिकेशन होता है। सी से कंडीशन होता है, कंडीशन ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट, कि भाई वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होनी चाहिए और अगर हैं तो उनको रिज़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 61, ये हो जाएगा आपका 60 जो ओथ के बारे में बात करता है, शपथ के बारे में, ठीक है। तो 58 आपका क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेगा, ठीक है। ये होगा आपका क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, 71 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एज मिनिमम आपको राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, राज्यपाल बनना है तो 35 साल चाहिए उम्र। 49 या नहीं करवाने वाला हूँ, वही डीपीएसपी के ढेरों क्वेश्चन आए, आप देख सकते हैं। राइट टू एजुकेशन वॉज कर चुके हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेव गार्ड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, 28। देखो भाई 25 से लेकर 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ध्यान रखना, ठीक है। 25 एक इंडिविजुअल को राइट टू फ्रीडम देता है। इंडिविजुअल का मतलब है कि वो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, कि कुछ भी किसी भी तरह से वो अपने और भगवान के प्रति कुछ रिलेशन रख सकता है। फ्रीडम टू यहाँ पे प्रोफेस भी है, कि आप उसका मतलब काइंड ऑफ प्रचार कर सकते हैं। जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं, वो इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, कॉन्शियंस, ये सब 25 में। 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशंस को, रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब होता है जो रिलीजियस ग्रुप हैं उनको अपने रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का अधिकार है। ये है आपका आर्टिकल नंबर 26 में। 26 में इसी में आपका लिखा हुआ है कि राइट टू ओन एंड एक्वायर द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसको तो मैं चलो यहाँ पर बता ही देता हूँ आपको क्लॉज। तो यहाँ पर आपके टोटल 4 क्लॉज हैं। ए है टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर चैरिटेबल पर्पस, तो इंस्टीट्यूशन मैनेज स्टैब्लिश और मेंटेन कर सकते हैं। दूसरे में है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, ये दूसरे वाले में है। तीसरे वाले में है आपका ओन एंड एक्वायर व्हाट मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। चौथे में क्या है, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी, ठीक है, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, कानून के हिसाब से उस प्रॉपर्टी को वो एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। 27 में क्या है कि धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। 28 होगा इसका सही आंसर, जो कि मतलब सॉरी, धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता, इसका सही आंसर तो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या है आपका 28 में कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोहिबिटेड हैं, ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, जहाँ पे गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में ये नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। 40th, अकॉर्डिंग टू द 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, विच इज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलर एंड फेयर इलेक्शन टू म्यूनसिपैलिटीज, बहुत आसान सा है, बताया था आपको, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में आता है, और स्टेट का फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में आता है, ये भी बता देना जरा, ठीक है। क्लियर है। तो आपका आ जाएगा आर्टिकल नंबर 243 के में, और स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन है वो 243 आई में है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पंचायत है, जो 73rd अमेंडमेंट है, इसने शेड्यूल 11 तो ऐड किया ही किया था, लेकिन पार्ट नंबर 9 भी ऐड किया था, भाग नंबर 9। जो 74th अमेंडमेंट है उसने पार्ट नंबर 9A ऐड किया था।
इसमें क्या है, पंचायत, इसमें क्या है, म्यूनिसिपैलिटी। और पार्ट नंबर 9B में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो 97th अमेंडमेंट ने ऐड किया था। तो तो इसमें क्या है, आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243O तक में दिया हुआ है। इसमें 243P से लेकर 243ZG तक दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक गाड़ी आती थी ना FZS करके, याद है तुम लोगों को FZS? तो मुझे पहले पता नहीं था, मैं काफ़ी भोला भाला सा सीधा साधा सा लड़का हुआ करता था, ठीक है। तो मैं अनजान था इन सब चीज़ों से। तो मैंने जो है अपने दोस्तों के सामने, सो कॉल्ड दोस्त, ठीक है, क्योंकि मैं गांव से ही आया था तो ये सब मुझे पता नहीं होते थे ये, तो मैंने FZS बोल दिया उसको, ठीक है। तो वही मेरी मौज लिया करते थे लड़के लोग ये काफ़ी, ठीक है। तो फिर मुझे पता चला Z नहीं, उसको Z बोलते हैं। तो वो जो Z और Z, जब भी मैं Z को देखता ना, वो मुझे मौज याद आ जाती है मुझे, ठीक है। तो 243 ZH से लेके ZT तक दिया हुआ ही है। चलो, आप और भोले रहने ये पहले था ना अभी का पता नहीं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और 243 से 243O तक सब पता होना चाहिए। जैसे जल्दी से बताओ, 243D में क्या दिया हुआ है, 243E में क्या दिया हुआ है, 243H में क्या दिया हुआ है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। सीधे तो आप बिल्कुल नहीं आएगी। क्या भाई तुम लोग बोल रहे हैं, तुम लोग मेरे को सीधा साधा नहीं समझते हो क्या है? क्यों? हाँ, यामाहा की आती थी। चलो भाई, तो 243 में क्या है, डी में दलित, यानी डी से दलित याद किया था। दलित मतलब रिजर्वेशन, है ना? नहीं यार भाई, आज भी नोशन 2 है, कैसी बात कर रहे हो यार तुम लोग ये। ई में ड्यूरेशन दिया हुआ है। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तुम लोग मेरे को भोला नहीं समझते हो अभी, हैं? तो रिजर्वेशन दिया हुआ इसमें, इसमें ड्यूरेशन दिया हुआ है। ड्यूरेशन कितना होता है, 5 साल का। और इसमें टैक्स, हाउस टैक्स ऐसे याद किए थे ना। चलो भाई, हु अमंग दी फॉलोइंग एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ द स्टेट, हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स एज द, ठीक है। तो चेयरमैन कौन ऐड करता है प्लानिंग कमीशन का स्टेट के लिए? तो ऐड करेगा आपका कौन, हु एक्ट्स एज दी, सर चीफ क्या, ई पंचायत दिया मतलब, समझे नहीं? ई में पंचायत दिया मतलब क्या? ई में ड्यूरेशन दिया भाई। पंचायत क्या दिया मतलब, क्या बताना क्या चाह रहे हो? चलो, जो भी बताना चाह रहे हो, ठीक है। तो 41 का क्या सही आंसर होगा? सिंपल। अब प्लानिंग कमीशन का कौन होता है चेयरमैन? प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन ये तो स्टेट की बात हो रही है, तो चीफ मिनिस्टर होगा, सिंपल, ठीक है। 42, 50 तक यार क्वेश्चन करेंगे बस, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा कोई ढंग के क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं। वो अमंग दी फॉलोइंग डिसाइड्स ऑन, मतलब पॉलिटी तो काफ़ी मतलब बहुत ही आसान टाइप आई है, मतलब उसमें तो फिर भी क्वेश्चन मिले थे। हिस्ट्री में ठीक ठाक, पॉलिटी में तो बिल्कुल नहीं है। Who among the following decides on the questions of disqualification of members of state legislature in consultation with the state commission? तो कौन डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? तो ये डिसाइड करने का काम होता है गवर्नर का, जैसे कि सेंटर के केस में प्रेसिडेंट करता है। और डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू अगर डिफेक्शन होगा तो गवर्नर या प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, देन उस केस में स्पीकर करता है लोअर हाउस का, ठीक है। According to the Indian Constitution, which of the following is the final authority in the interpretation of the Constitution? भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या करने में निम्नलिखित में से कौन अंतिम प्राधिकारी होता है? Which of the following is the final authority in the interpretation? तो फाइनल अथॉरिटी कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल ठीक है। यही हमारा गार्जियन भी होता है फंडामेंटल राइट्स का, है ना। Under which amendment of the Constitution of India was right to property moved from the list of fundamental rights? 42nd, 52nd, 61st या फिर 44th? तो 42nd अमेंडमेंट से तो नहीं रिमूव हुआ था, 52nd अमेंडमेंट से भी नहीं हुआ था, ठीक है। इससे तो 10th शेड्यूल को जोड़ा गया था। 61st अमेंडमेंट से क्या किया गया था? वोटिंग एज को डिक्रीज़ किया गया था। कितना से कितना किया गया था, बताओ जल्दी से। 44th अमेंडमेंट था 1978 का। पहले आर्टिकल नंबर 31 में था, एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन अभी क्या है, ये एक लीगल राइट है।
ठीक है, आर्टिकल नंबर 300A में आता है और पार्ट नंबर 12 में पड़ा हुआ है ये, अनुच्छेद नंबर 300 का भाग नंबर 12 में। ठीक है, 44th अमेंडमेंट से हटा था। वोटिंग एज डिक्रीज हुआ था फ्रॉम 21 टू 18 61st अमेंडमेंट से, जो कि 1988 में हुआ था, लेकिन लागू 1989 में हुआ था ये, है ना। और इसी के बाद ही आपको पता है 1989 में ही, मैंने पीछे कहीं पूछा भी था, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकेम अ मल्टी मेंबर्ड बॉडी। ठीक है, अगला है हु आर द की फिगर्स बिहाइंड द रिकमेंडेशंस दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो हु आर द की फिगर्स, अरे भैया ऑप्शन गलत हैं इसके, तो ऑप्शन गलत हैं, हिंदी में सही है, हिंदी में सही है। तो कौन थे? मॉन्टेग्यू और चेल्फोर्ड थे। ठीक है, चेल्फोर्ड और मॉन्टेग्यू। 46 हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर। शपथ किसको दिलाता है? गवर्नर को। कौन दिलाता है? चीफ मिनिस्टर दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाता है, या फिर प्रेसिडेंट दिलाता है। तो प्रेसिडेंट का काम होता है सिर्फ और सिर्फ अपॉइंट करना उसको। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और जो गवर्नर होता है उसके प्लेजर तक सर्व करता है, यानी कि ही सर्व्स टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर क्यों करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है? प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, तो उसी तरह इसको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाएगा। है कि नहीं? सिंपल सी बात। और ये किस आर्टिकल के तहत आता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो 159 159 47 अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर द फॉलोइंग शेड्यूल्स डील्स विद द सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट। सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट से कौन सा डील करता है आपका शेड्यूल? तो 6th किससे डील करता है? तो यार ये हम पूरा टीएस ऑफ ओल्ड पीएम करके याद करते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, तो पहला है जिसमें कि नेम्स और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन दिए हैं वो स्टेट के और ड्यूटीज़ के। ई से एमोल्यूमेंट है, यानी कि भत्ता वगैरह। ए से अफर्मेशन ऑफ ओथ है। आर से राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, से राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया है। एस से शेड्यूल्ड एरियाज। ओ से अदर शेड्यूल्ड एरियाज, जिसको हम ट्राइबल एरिया बोलते हैं। एफ में फेडरल प्रोविजंस। व्हाट डू वी मीन बाई फेडरल प्रोविजंस? तो इसी फेडरल प्रोविजन में 7 शेड्यूल में दिया हुआ है कि जो हमारा जो भी सब्जेक्ट है जिस पे लॉ बनाने की बात आएगी, तो उसमें उसको हम 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो 3 लिस्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची। तो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर, कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं। और अगर दोनों ने बना दिया तो पार्लियामेंट का प्रिवेल करेगा। दोनों बना सकते हैं, अगर पार्लियामेंट बना दिया ठीक है, पार्लियामेंट स्टेट ने तो स्टेट ने, लेकिन अगर दोनों ने सेम बना दिया लॉ तो फिर पार्लियामेंट का प्रिवेल करेगा। ठीक है, और अगर यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट की बात करेंगे तो कितने सब्जेक्ट हैं? तो ओरिजिनली इसमें 97 सब्जेक्ट थे। ओरिजिनली बात हो रही है, 97 सब्जेक्ट्स थे। अभी कितने हैं? रफली 100 सब्जेक्ट्स हैं इसमें। कितने? 100। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? तो सर जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं इसमें। ठीक है, इसमें कैसे सब्जेक्ट आते हैं? इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस, बैंकिंग, ठीक है, आर्म्स एंड एम्युनिशंस, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, ये सारे आते हैं आपके किसमें? इसमें। ठीक है, स्टेट लिस्ट की बात करेंगे तो इसमें 61 थे और अभी कितने हैं? 66 हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में अगर बात करेंगे तो कितने सब्जेक्ट्स थे? 47 थे और अभी कितने हैं? 52 हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कि ओरिजिनली कितने थे, ठीक है, और अभी कितने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और स्टेट लिस्ट में जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट क्या क्या हो जाएंगे आपके? तो स्टेट लिस्ट में आप क्या क्या रख सकते हैं? तो स्टेट लिस्ट में आप जैसे कि पुलिस रख लीजिए, हेल्थ रख लीजिए, ठीक है, सैनिटेशन वगैरह रख लीजिए, ठीक है, एजुकेशन तो खैर कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा आपका, और प्रिजन्स जो आपकी जेल वगैरह होती हैं वो इसमें आएगा। लोकल गवर्नमेंट वो इसमें आएगा आपका, ठीक है, बरियल ग्राउंड्स आएंगे आपके इसमें, लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, ठीक है, ये सब आएंगे आपके किसमें? स्टेट लिस्ट में। और कॉन्करेंट में यहाँ लिख दें, समवर्ती में, कॉन्करेंट में आएगा जैसे कि आपका एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वेट्स एंड मेजर्स,
ठीक है, वेट्स एंड मेजर्स आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा आपका, ठीक है, किसी भी तरह का लेबर डिस्प्यूट हुआ, मैरिज एंड डाइवोर्स हुआ, ठीक है, मैरिज एंड डाइवोर्स हुआ, ये सब इसमें आ जाएंगे आपके। क्लियर है? आगे बढ़ लें, लो अगला देखो। और बैंक्रप्सी वगैरह भी है ना, ये भी इसी में आएगा। तुम लोग यार याद नहीं दिलाते हो, है ना, गर्दन घुमाओ कार्यक्रम को याद दिलाने का, है ना, याद दिला दिया करो, एकदम एकदम से काफ़ी दर्द होने लगता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनकरेजेस द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट 48A 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स आर नॉट वेस्टेड इन गवर्नमेंट? तो इनमें से कौन सी जो शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल में नहीं निहित हैं? रेट वाली, डिस्क्रिशनरी, या फिर लेजिस्लेटिव, या फिर फाइनेंशियल? तो ये सब तो हम देख चुके थे। ये भी फाइनेंशियल पावर क्या होती है, जैसे आर्टिकल नंबर 112 में क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसी तरह ही अब इसमें 90 ऐड कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 202 में लिखा है गवर्नर शैल कॉज टू बी लेड बिफोर दी, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं तो दोनों हाउसेज में दी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट। तो ये भी फाइनेंशियल पावर भी होती है गवर्नर के पास, लेकिन रेट इशूइंग पावर नहीं होती गवर्नर के पास, क्योंकि रेट इशू करने की जो पावर होती है सिर्फ दो के पास होती है, या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, बस इनके अलावा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल नंबर 32, हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। इसका रेट जुरिस्डिक्शन वाइड होता है क्योंकि ये लीगल मैटर्स में भी रेट को इशू कर सकता है। और कौन कौन सी रेट्स होती हैं? एक तो हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, ठीक है, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी एंड क्यो वारंटो। तो इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, वी कमांड, टू फॉरबिड, टू बी सर्टिफाइड ऑफ एंड बाई वॉट अथॉरिटी ऑफ। जब किसी का अनलॉफुल डिटेंशन हो जाता है तो इसको इशू किया जाता है। जब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई मैंडेटरी काम नहीं कर रहा तो ये इसको। जब कोई सुपीरियर कोर्ट इन्फीरियर कोर्ट को इशू करता है, जब इन्फीरियर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जब निकल गया है और कोई ऑर्डर पास कर दिया तो उसको क्वैश करने के लिए इसका यूज़ करता है सुपीरियर कोर्ट। और जब कोई पब्लिक ऑफिस को कोई ऐसा बंदा होल्ड कर रहा है जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है तो क्यों वारंटो। हु वॉज द लास्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, आर के पाटिल, चिंतामन देशमुख, या फिर NR पिल्लई? तो ये थे आपके गुलजारी लाल नंदा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर होगा। गुलजारी नंदा 2 बार जो हैं इंडिया के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। जब एक बार प्रधानमंत्री नेहरू की डेथ हुई थी और फिर 1964 में और 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी तब भी गुलजारी लाल नंदा ही थे, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर? तो 15 डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? 23 होगा, ठीक है। 23 और 24 कलेक्टिवली क्या होते हैं? ये होते हैं आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार होते हैं ये, जिसमें कि 23 में ये है कि किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जा सकती, जबरन मजदूरी नहीं करवाई जा सकती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं किया जा सकता है ना, खरीद फरोख्त ये सब इंसानों की। 24 में है आपका कि बच्चों से, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है। चाइल्ड लेबर कब तक? चाइल्ड लेबर जो है टिल 14 ईयर्स ऑफ एज तक, 14 साल तक की उम्र के बच्चों को हजार्डस वर्क में, यानी कि जो जिसमें कि काफ़ी खतरा है, उनमें नहीं लगाया जा सकता है। और क्या नॉन हजार्डस में लगाया जा सकता है? यस, लेकिन नॉन स्कूलिंग आवर्स में। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज इशूइंग रेट्स बाय हाई कोर्ट? कर चुके हैं 2 to 6। Among the following nominates 1/6 member to the state legislative council of a state in India? बताओ 1/6 मेंबर होते हैं, इनको कौन नॉमिनेट करता है? तो जिस तरह हमें पता है कि प्रेसिडेंट करता है नॉमिनेट कितने मेंबर को राज्यसभा में, तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को। आर्टिकल नंबर 80 के तहत अगर हम देखें तो जिसमें 250 सीट्स मैक्सिमम राज्यसभा में हो सकती हैं, 238 इलेक्टेड, 238 निर्वाचित और 12 नॉमिनेटेड।
तो 12 को नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाई प्रेसिडेंट इन विच फील्ड, इन फील्ड ऑफ लिसास। लिसास क्या होता है? लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस, इन फील्ड में। उसी तरह ही 1/6 मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है विधान परिषद में। विधान परिषद किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 169। और कितने स्टेट में है आपका जो विधान परिषद है, बताओ जल्दी से। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 171 में आता है इसका कॉम्पोजिशन। जो ये 1/6 करके पूछ रखा है, ये आपका आर्टिकल नंबर 171 में आता है, अनुच्छेद नंबर 171 में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। और आर्टिकल 171 में लिखा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 1/3 ऑफ LA, यानी कि 1/3 जो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर है। मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली में 300 मेंबर हैं उस स्टेट के, तो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और मिनिमम कितने हो सकते हैं? तो मिनिमम ध्यान रखना 40 हो सकते हैं। क्लियर है, ठीक। अब ये कैसे कैसे क्या होता है, इनका इलेक्शन होता है। तो 1/3 1/3, 1/12 1/12 और बच गए 1/6। तो 1/3 जो है ये MLA लोग इलेक्ट करते हैं इनको। 1/3 है इनको लोकल बॉडीज़ लाइक म्यूनिसिपैलिटी के लोग इनको इलेक्ट करते हैं। 1/12 ये जो ग्रेजुएट्स हैं एटलीस्ट ऑफ 3 years, वो ये टीचर्स एटलीस्ट ऑफ, ठीक है, जो टीचर्स हैं, ठीक है, एटलीस्ट सेकेंडरी लेवल के, वो इनको करेंगे इलेक्ट। और 1/6 ये नॉमिनेट होते हैं। ये 5/6 हो गया टोटल मिला के, ये इलेक्टेड होते हैं। और 1/6 आर नॉमिनेटेड बाई गवर्नर, ठीक है। इनको राज्यपाल नामित करता है किन फील्ड में? तो लिसास प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक तो ये लिसास हो गया, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो 1/6 मेंबर को जो है गवर्नर। तो ऑप्शन नंबर C वुड बी द करेक्ट आंसर। बताओ जल्दी से कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मैक्सिमम और मिनिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं और मिनिमम लोग कितने हो सकते हैं इस पर? 74 यार देख चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से निकल के आया है? जल्दी से बताओ। जो मौलिक कर्तव्य है, ये हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, इसको उठाया है? तो अगर हम US से बात करें तो फंडामेंटल राइट लिया है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का और रिमूवल ऑफ जजेस लिया है हमने। जुडिशियल रिव्यू लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया है, ठीक है। US से इतना सब लिया है। जापान से प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ लिया है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ लिया है, ठीक है। यूके से एक तो ये चीज़ ध्यान रखना कि एक तो रूल ऑफ लॉ भी लिया हमने, यूके से रूल ऑफ लॉ लिया है, प्लस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, यानी कि संसदीय प्रणाली ली है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर यूके से। और क्या लिया है? प्रोरोगेटिव रिट्स जो है ना, रिट्स वो ली है। सोवियत यूनियन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया है। और यहाँ पर मैक्सिमम ध्यान रखना 500 और मिनिमम 60। कुछ एक्सेप्शनल स्टेट होते हैं नॉर्थ ईस्ट के जहाँ पर 60 से भी कम अलाउड होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1938 प्रोवाइडेड फॉर हाउ मेनी लिस्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। तो कितनी लिस्ट ये मतलब इसने प्रोवाइड करी थी, बताओ जल्दी से। तो भाई इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब D, 3 लिस्ट, ठीक है। और एक चीज़ हमने देखा था वो, अच्छा, फर्स्ट वाला एक्ट था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 कितने शेड्यूल्स थे? तो शेड्यूल कितने थे? 10। और सेक्शन मैंने लिखवाए थे ना वहाँ पे, सेक्शन कितने थे? सेक्शन ध्यान रखना 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 60 तक पूरा कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट? तो कौन सा फंक्शन नहीं होता इसमें? कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शंस ऑफ इंटर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, गाइड्स द फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज फॉर द स्टेट, इट इज़ द सोल लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर। याद करो आर्टिकल नंबर 78, जिसमें मैंने यही चीज़ बताई थी, लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट। नेहरू ने बोला था कि वो सोल लिंक होता है, कौन? प्रधानमंत्री, किसके बीच में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में और राष्ट्रपति के बीच में होता है। यही पढ़ा था 78। तो अब मैं तुमसे पूछ लूँ ये आर्टिकल कौन सा है, तो क्या कर देना है तुम्हें? 89 ऐड कर देना, 9 8 17 8 7 15 16, सिंपल आ गया। गवर्नर को एडवाइस करता है, ये भी सही है, ये भी सही है। पूछ रहा है क्या फंक्शन है, नहीं है इसमें से। तो कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ इंटर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। 2 राज्यों के बीच में एक चीफ मिनिस्टर एक स्टेट का कैसे कोऑर्डिनेट कर सकता है? थोड़ा लॉजिक लगाओ यार, है ना। द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया फॉल्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो किस मिनिस्ट्री के तहत आता है रजिस्ट्रार जनरल? तो ये कायदे से सेंसस में होना चाहिए था, तो ऑब्वियस सी बात है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आएगा, जो सेंसस करवाते हैं आपके, ठीक है। विच DPSP, ये विलेज पंचायत
ठीक है। 42 आपको पता है क्या है 42 में, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन और मैटर्निटी रिलीफ है। 40 में आपका पंचायत, 44 यूसीसी, 46 क्या है कि जो हमारे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड्स हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 रिजल्टेड इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू हाउ मेनी डोमिनेंस। तो 1947 के बाद कितने डोमिनेंस में भारत बट गया, कितने डोमेन से बट गया? तो इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। ये इंडिया था और ये पाकिस्तान था, ये वेस्ट पाकिस्तान और ये ईस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश तो 1971 में बना है, पहले तो ईस्ट पाकिस्तान ही होता था ना ये। चलो भाई यार, बाकी क्वेश्चंस तुम्हारे लिए होमवर्क हैं, करोगे? ठीक है, सब आसान आसान से क्वेश्चन है। ऑल राइट, हाँ जी, ठीक 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 ठीक, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है। बाकी अब शाम को मिलेंगे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। शाम को स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस खत्म करेंगे, बिकॉज अभी स्पोर्ट्स हम लोगों ने स्टैटिक जीके में बैच में पढ़ा है ना, तो इसलिए करेंगे। कल साइंस करेंगे सुबह, और शाम को तो तुम लोग कल पढ़ोगे नहीं। सोच रहे हैं साइंस की एक छोटी सी रख लें, 6 बजे वो 50 ओवर ख़त्म हो जाते हैं, है ना। 6 बजे अगर पूरे 50 ओवर एक टीम खेली तो ख़त्म हो जाते हैं, तो 6 से जो है 6:30 यानी आधे पौन घंटे क्लास रख लेते हैं, हम सोच रहे हैं। जैसा होता है देखते हैं फिर, है ना। नीतीश बाबू के लिए 2 शब्द क्या? नीतीश बाबू फिर से पार्टी चेंज कर लिए क्या? क्यों? एक सेकेंड, नो सर कल छुट्टी दे दे। क्या छुट्टी दे दें? हैं क्या छुट्टी दे दें? कल सुबह आना पड़ेगा, ठीक है सबको। सर एटलीस्ट कल तो क्लास में मतलब हार्दिक पांड्या। भाई तुमको कौन मना कर रहा है हार्दिक, तुम खेलो जाके अपना। दो ही है बाकी लोगों के लिए ना। पानी पी लो जी, हाँ पानी पी लेते हैं। सर कल न्यूजीलैंड जीत रही है। अच्छा जीत रही है, कहाँ पे? सपनों में? आएगा फैट में लिटिल बॉय जल्दी। ये तेजस कौन है भाई? तेजस तेजस आज काफ़ी कमेंट में चल रहा है। सर होली की छुट्टी कब से होगी? कल ही से बोल दें होली की छुट्टी, बताओ। हैं गुलाल उलाल लेके रेडी रहो, कल ही से बोल दें छुट्टी, फिर बताओ कैसा रहेगा? छुट्टी नहीं रहेगी कल, ना ना ना। तो क्या सुबह से किस बात की छुट्टी चाहिए भाई? कल रिवीजन ही तो कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ा रहे ना। रिवीजन ही एक तरह से हो रहा है हम लोगों का, तो क्यों ना लो? तो भी दिक्कत होती तुम लोगों को, 2 क्लास लो तो भी दिक्कत है, क्यों? सर फिर से गार्डन घुमा लीजिए, मतलब अच्छा गर्दन घुमा लीजिए, सॉरी, ओके। हाँ गर्दन। मेरे छोटे भाई का एग्ज़ाम है बीएमसी का, उसे विश करो। बीएमसी का ये कौन सा एग्ज़ाम होता है? सर एक बात है कि जिस दिन आप सीधे हो गए उस दिन दुनिया ख़त्म हो गई। तुम लोग यार काफ़ी वैसा समझते हो क्या मेरे को? हैं क्यों? माइंड योर लैंग्वेज, अभिषेक पाठक। अच्छा चलो भाई, थैंक यू सभी को। पीडीएफ मिल जाएगी आपको परमार एसएससी टेलीग्राम पे, और बाकी बैच में जो है एक यही पीडीएफ कुछ अच्छे तरीके से आपको मिलेगी अब, है ना। मैं मैच देखूंगा तो इंडिया जीत जाएगी, तो शाम को क्लास कैंसिल। हाँ ठीक है, शाम वाली देखेंगे, लेकिन सुबह वाली तो होगी भाई। चलो भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।